एग्रीकल्चर सेक्टर में आज हम ऑर्गेनिक फार्मिंग जैविक कृषि को यहाँ पढ़ेंगे। जिस तरीके से बिहार सरकार के द्वारा लगातार ऑर्गेनिक फार्मिंग पर वर्क किया जा रहा है, इसको बढ़ावा दिया जा रहा है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है आपके बीपीएससी मेंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो बिहार पीसीएस मेंस एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछे भी जा चुके हैं, तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्रश्न पूछे जाने की यहाँ से प्रोबेबिलिटी है। सबसे पहले हम लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या है इसको देखेंगे, जो आपके उत्तर का इंट्रो पार्ट होगा, भूमिका होगी। जैविक कृषि के सिद्धांतों को देखेंगे, भारत में क्या वर्तमान स्थिति है ऑर्गेनिक फार्मिंग को लेकर, स्थिति को डेटा के माध्यम से कंसीडर करेंगे। जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए कौन से कारक इन दिनों मौजूद हैं, उन कारकों को डिस्कस करेंगे। जैविक खेती को क्यों बढ़ाने की आवश्यकता है, तो आवश्यकता के कारकों को भी यहाँ पर हम पढ़ लेंगे कि क्यों जैविक खेती को बढ़ावा देना चाहिए, उसके पीछे क्या रीजन है। जैविक कृषि का महत्व या इसके लाभों को देखेंगे। क्या चुनौतियां वर्तमान में ऑर्गेनिक फार्मिंग के विकास के पीछे मौजूद हैं, तो उन चुनौतियों बाधाओं को कंसीडर करेंगे। सरकार के द्वारा जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं, इसमें हम बिहार सरकार और भारत सरकार दोनों को ही पढ़ेंगे। अगर बिहार स्पेसिफिक क्वेश्चन आता है तो आप लोग बिहार सरकार के प्रयासों को बताएंगे। समग्र रूप से अगर भारत सरकार के प्रयासों को पूछ लिया जाता है तो आप उस स्थिति में भारत सरकार के प्रयासों को भी लिख सके। तो यहाँ हम भारत सरकार बिहार सरकार दोनों के प्रयासों को कंसीडर करेंगे और फिर आगे देखेंगे। जो चुनौतियां जैविक खेती के समक्ष मौजूद हैं उनको दूर करने के लिए एज एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर आपके क्या सुझाव होंगे, वे फॉरवर्ड के रूप में उसे हम पढ़ेंगे। और लास्ट में इस पूरे टॉपिक का निष्कर्ष, यानी सभी डायमेंशन को कवर करेंगे ताकि प्रश्न किसी भी डायमेंशन से पूछ लिया जाए आप उसे आसानी से लिखने की स्थिति में हो। ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होती है तो इसे समझ लेते हैं। संयुक्त राज्य कृषि विभाग के अनुसार, तो इसको ऐड करने से आपकी भूमिका औरों से थोड़ी सी बेहतर होगी, पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। साधारणतः ज्यादातर बच्चे ऑर्गेनिक फार्मिंग को सामान्य रूप से डिफाइन करेंगे, लेकिन आप कैसे डिफाइन करेंगे, आप संयुक्त राज्य कृषि विभाग के अनुसार इसकी डेफिनेशन को बताएंगे। संयुक्त राज्य कृषि विभाग के अनुसार यह एक संधारणीय कृषि पद्धति है। इसमें कृषि कार्यों में सिंथेटिक इनपुट यानी उर्वरक कीटनाशक, जो कृत्रिम उर्वरक कीटनाशक होते हैं उनका उपयोग यहाँ नहीं किया जाता है। इसमें फसल अवशेष, वर्मी कंपोस्ट, पशु खाद, जैव उर्वरक जैसे इनपुट्स का इस्तेमाल करके फसलों को पोषक तत्व प्रदान किया जाता है। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग का सीधा सा मतलब होता है कि खेती करते समय जो सिंथेटिक इनपुट होते हैं, रसायन को उर्वरक कीटनाशक, उनके इस्तेमाल की जगह हम फसल के अवशेषों को, जो वर्मी कंपोस्ट होती है, पशु खाद, गोबर वगैरह होती है, उसका इस्तेमाल करते हैं। राइट। जैविक कृषि की क्या विशेषताएं हैं, तो आप इसे एक पाई चार्ट के माध्यम से बता सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पर जैविक कृषि की विशेषताओं को बता दिया है कि इसमें कोई सिंथेटिक उर्वरक का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, इसमें कोई कृषि रसायन का उपयोग नहीं किया जाता है, आनुवांशिक रूप से संशोधित बीजों का उपयोग भी नहीं किया जाता है, यानी जो जेनेटिक मॉडिफाइड सीड्स होती हैं उनका भी इस्तेमाल हम ऑर्गेनिक फार्मिंग में नहीं करते हैं। जैविक खाद का प्रयोग किया जाता है, स्थानीय संसाधनों का उपयोग किया जाता है। जैविक खाद का क्या मतलब हो गया, फसल अवशेष हो गया, वर्मी कंपोस्ट, पशु खाद यानी गोबर, जो भी हमने ऊपर बताया, इन सभी का इस्तेमाल किया जाता है। घास फूस ये सब खेतों में डाला जाता है। गैर नवीकरणीय संसाधनों के उपयोग को कम करने का इसमें प्रयास किया जाता है। फसल चक्र का उपयोग किया जाता है। फसल चक्र का क्या मतलब होता है, एक ही खेत में अलग अलग मौसम में अलग अलग फसलें बोने को हम फसल चक्र कहते हैं, ताकि मिट्टी की उर्वरता बरकरार रहे, मिट्टी के लिए जो इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो उनको मिलते रहें। अगर हम अलग अलग फसलें एक ही खेत में मौसम के अनुसार बोएंगे तो इसमें फसल चक्र का उपयोग किया जाता है। कम ऊर्जा का उपयोग होता है, मृदा क्षति को यहाँ पर कम किया जाता है जैविक कृषि के माध्यम से। वनस्पतियों, वन्यजीवों और प्राकृतिक पर्यावासों का इससे संरक्षण होता है। मृदा में कार्बनिक पदार्थों की वृद्धि होती है, पानी की खपत में भी कमी होती है और मृदा जल धारण क्षमता में सुधार होता है। तो जैविक कृषि की ये सामान्य विशेषताएं हैं, आप इस तरीके से बता सकते हैं। राइट। जैविक कृषि के सिद्धांत, तो जैविक कृषि के 4 मूल सिद्धांत होते हैं। पहला है स्वस्थ का सिद्धांत, इसके तहत पारिस्थितिकी तंत्र जिसमें मृदा, वनस्पति, जीव जंतु ये सभी आएंगे। लोगों और समुदायों के स्वास्थ्य को बढ़ावा दिया जाता है, यानी ऑर्गेनिक फार्मिंग से वनस्पतियों, वन्य जीवों और प्राकृतिक पर्यावासों का संरक्षण होता है। मृदा में कार्बनिक पदार्थों की वृद्धि होती है, जैव विविधता को बढ़ावा मिलता है। तो ऐसे में पारिस्थितिकी तंत्र बेहतर होता है। लोगों और समुदायों के स्वास्थ्य को भी बढ़ावा मिलता है, क्योंकि ऑर्गेनिक फार्मिंग के माध्यम से जो भी
उपज पैदा होती है वो हमारे स्वास्थ्य के लिए बेहतर होती है। अभी हम आगे जब इसके लाभों को देखेंगे तो वहाँ हम पढ़ेंगे कि ऑर्गेनिक फार्मिंग में विटामिन, खनिज, इन सब की जो है पर्याप्त मात्रा होती है। चूंकि इसमें रसायन कीटनाशक का प्रयोग नहीं किया जाता है तो ये हमारे हेल्थ के लिए बेहतर होता है। तो स्वास्थ्य का सिद्धांत आप इसमें देखेंगे जो पारिस्थितिकी तंत्र के साथ साथ लोगों और समुदायों के स्वास्थ्य को बढ़ावा देता है। पारिस्थितिकी का सिद्धांत पारिस्थितिकी तंत्र और पर्यावरण या प्रकृति के बीच सही संतुलन को ये बनाए रखता है। तीसरा इसका सिद्धांत है निष्पक्षता का सिद्धांत, यानी पर्यावरण और जीवन के अवसरों को लेकर एक साझा संबंध का निर्माण करना निष्पक्षता के सिद्धांत के अंतर्गत आता है ऑर्गेनिक फार्मिंग में। ऑर्गेनिक फार्मिंग का जो चौथा प्रिंसिपल है वो है देखभाल का सिद्धांत, यानी भावी पीढ़ियों का ध्यान रखना और पर्यावरण का संरक्षण करना, यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ये बात करता है। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग के चार प्रिंसिपल हैं, स्वस्थ का सिद्धांत, पारिस्थितिकी का सिद्धांत, निष्पक्षता का सिद्धांत और देखभाल का सिद्धांत। भारत में जैविक कृषि की क्या स्थिति है, तो डेटा के माध्यम से इसको हम कंसीडर करते हैं। दुनिया में जैविक कृषि करने वाले किसानों की संख्या सबसे अधिक कहाँ पर है, तो भारत में है। भारत में जैविक खेती का शुद्ध खेती योग्य क्षेत्र लगभग 2.4% है, यानी भारत की जितनी भूमि पर खेती होती है उसमें 2.4% जो आपका क्षेत्र है वो ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंतर्गत आता है, राइट। तो वर्तमान में जैविक खेती का शुद्ध खेती योग्य क्षेत्र का लगभग 2.4% है और दुनिया भर में सबसे ज्यादा जैविक खेती करने वाले किसानों की संख्या भारत में ही है। जैविक कृषि सांख्यिकी और उभरते रुझान 2023 की रिपोर्ट के अनुसार देखें तो वैश्विक स्तर पर जैविक कृषि के तहत प्रमाणित क्षेत्रों के मामले में भारत छठे स्थान पर है। सिक्किम जानते हैं आप विश्व का पहला 100% जैविक राज्य है। जैविक निर्यात बाजार के बारे में देख लीजिए, भारत में जैविक उत्पाद निर्यात 5,000 से 6,000 करोड़ रुपए का है। 2028 तक यह 20,000 करोड़ रुपए तक बढ़ सकता है, ऐसा केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के डेटा के अनुसार आप देख सकते हैं। प्रमुख निर्यात वस्तुओं में जैविक अनाज, दालें, तिलहन, मसाले, चाय, कॉफी और कपास ये सभी शामिल हैं। अमेरिका, यूरोपीय संघ, जापान जैसे देशों में इनकी अत्यधिक मांग भी है। तो भारत में जैविक कृषि की ये स्थिति आप बता सकते हैं इसके 4-5 पॉइंटों को, जिसमें आप बता देंगे कि सबसे ज्यादा जैविक कृषि करने वाले किसानों की संख्या भारत में है। जैविक कृषि के तहत प्रमाणित क्षेत्रों के मामले में भारत दुनिया भर में छठे स्थान पर आता है। वर्तमान में जैविक खेती का शुद्ध खेती योग्य क्षेत्र का लगभग 2.4% है। जैविक निर्यात आप बता सकते हैं कि लगातार इसमें उत्तरोत्तर वृद्धि देखी जा रही है। वर्तमान में भारत का जैविक उत्पाद निर्यात 5,000 से 6,000 करोड़ रुपए का है, जो 2028 तक 20,000 करोड़ रुपए तक बढ़ सकता है। और सिक्किम विश्व का पहला 100% जैविक स्टेट है, राइट। तो इतनी बातें आप बता देंगे और प्रमुख जैविक कृषि निर्यात होने वाली वस्तुओं की कुछ एग्जाम्पल दे देंगे, जिसमें जैविक अनाज, दालें, तिलहन, मसाले, चाय, कॉफी आदि शामिल हैं। अमेरिका, यूरोपीय संघ, जापान जैसे देशों में इनकी अत्यधिक मांग है। भारत में जैविक खेती के विकास में समर्थन देने वाले कौन से कारक हैं, यानी क्यों जैविक खेती को लगातार बढ़ावा मिल रहा है, उसके पीछे क्या कारक हैं। तो स्वास्थ्य के प्रति बढ़ती जागरूकता है, लोग अब हेल्थ के प्रति काफी अवेयर हो रहे हैं। ऐसे में जैविक प्रोडक्ट को अधिक उनकी डिमांड बढ़ रही है, अधिक मांग बढ़ रही है। तो एक ये कारण हो जाता है जैविक खेती के विकास के पीछे। दूसरा पर्यावरणीय लाभ है, लगातार आप देख रहे हैं वैश्विक स्तर पर पर्यावरण को लेकर अलग अलग चर्चाएं होती हैं और पर्यावरण को किस तरीके से संरक्षित किया जाए उस पर बात होती है। तो चूंकि ऑर्गेनिक फार्मिंग ये पर्यावरण को संरक्षित करती है, इसलिए ऑर्गेनिक फार्मिंग को समर्थन दिया जा रहा है। सरकारी सहायता, सब्सिडी दी जा रही है, प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जैविक प्रमाणन योजनाएं चल रही हैं। तो सरकार के द्वारा भी लगातार इसको समर्थन देने हेतु प्रयास किए जा रहे हैं। सांस्कृतिक और पारंपरिक प्रथाएं भी भारत में देख सकते हैं, क्योंकि ऑर्गेनिक फार्मिंग कोई नई नहीं परंपरा है। भारत की अगर आप प्राचीन एग्रीकल्चर की प्रथाएं देखेंगे तो बेसिकली वो ऑर्गेनिक फार्मिंग पर ही उसी तरीके की थी, क्योंकि पहले सिंथेटिक इनपुट्स के उपयोग नहीं किए जाते थे। भारत के किसान इसी तरीके के जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर हैं, स्थानीय संसाधन हैं, उन्हीं का वो इस्तेमाल करते थे। तो भारत में सांस्कृतिक और पारंपरिक प्रथाएं जो एग्रीकल्चर की हों बेसिकली ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरह ही थी, राइट। जलवायु परिवर्तन के प्रति लचीलापन है इसमें, वैश्विक बाजार लगातार डिमांड कर रहा है ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की। तो ये सभी कारक हैं जो भारत में जैविक विकास को निरंतर बढ़ा सकते हैं
और निरंतर देख रहे हैं बढ़ भी रहा है, तो आगे की भी संभावना इसमें देखी जा रही है। और तभी वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अनुसार जो जैविक उत्पाद निर्यात 5,000 से 6,000 करोड़ रुपए का है, वो 2028 तक 20,000 करोड़ रुपए तक का बढ़ सकता है। भारत में जैविक खेती को क्यों प्रोत्साहित करना चाहिए, उसके पीछे क्या आवश्यकता है? तो कृषि उत्पादों में वृद्धि के संदर्भ में इसकी आवश्यकता है। उच्च इनपुट उपयोग वाली जो हरित क्रांति शुरू की गई थी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, अब वो अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुकी है। अब इसका लाभ कम ही हो रहा है। बेहतर मृदा की स्थिति, पारिस्थितिकी तंत्र के कारण जैविक खेती में दीर्घ अवधि में उत्पादकता बढ़ने की क्षमता है। इसलिए अब हमको जैविक खेती की तरफ मूव ऑन करना चाहिए। दूसरी आवश्यकता बताई जाती है ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा देने के पीछे, वो है अस्थिर पारंपरिक कृषि पद्धतियों का दुष्प्रभाव। कृषि उत्पादन की अस्थिरता, पर्यावरण क्षरण, स्वास्थ्य समस्याओं इत्यादि के रूप में हम अस्थिर पारंपरिक कृषि पद्धतियों के जो दुष्प्रभाव हैं उनको महसूस कर सकते हैं। वस्तुतः एक टिकाऊ जैविक विकल्प की आवश्यकता है जो हमें ऑर्गेनिक फार्मिंग प्रोवाइड कर सकती है। रोजगार के अवसर के रूप में हम इसको देख सकते हैं। जैविक खेती में पारंपरिक कृषि प्रणाली की तुलना में अधिक श्रम की आवश्यकता होती है। भारत का जैविक खाद्य बाजार 5 बिलियन से अधिक होने के साथ साथ आगे इसके बढ़ने की संभावना भी है। वस्तुतः यह ग्रामीण स्तर पर रोजगार और आय सृजन का बेहतर विकल्प बन सकता है। तो रोजगार सृजन और ग्रामीण सशक्तिकरण को भी ये बढ़ावा दे सकता है, इसलिए हमको इसे बढ़ाना चाहिए। इसके प्रोत्साहन की आवश्यकता है। इको टूरिज्म के संबंध में भी आप इसे बता सकते हैं। वर्तमान दौर में इको टूरिज्म तेजी से लोकप्रिय हो रहा है और इसका एक बेहतरीन केस स्टडी आप इटली का बता सकते हैं। इटली जैसे कई देशों में जैविक खेती ऐसे पसंदीदा स्थान बन गए हैं, तो भारत भी इसमें शामिल हो सकता है। स्वस्थ भोजन के संबंध में आवश्यक हो जाता है। स्वास्थ्य के प्रति बढ़ती जागरूकता के कारण वैश्विक खाद्य पदार्थों की मांग निरंतर बढ़ रही है। ये सभी भारत में जैविक खेती को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता के पीछे कारक देख सकते हैं। अब आगे हम देखेंगे जैविक कृषि से क्या लाभ है, इसके लाभों को देख लेते हैं। हालांकि ये सभी पॉइंट एक दूसरे से इंटरकनेक्ट हैं, तो ज़्यादा कुछ समझने में आपको दिक्कत नहीं होगी। जैविक कृषि के लाभों को हम अलग अलग तरीके से देखेंगे। पर्यावरण की दृष्टि से क्या लाभ है, किसानों की दृष्टि से इसको क्या लाभ है और उपभोक्ताओं के लिए क्या लाभ है। पर्यावरण की दृष्टि से चूंकि इसमें हानिकारक कीटनाशकों, उर्वरकों, रसायनों का उपयोग नहीं किया जाता है, इसलिए ऑर्गेनिक फार्मिंग पर्यावरण की दृष्टि से मृदा को स्वस्थ बनाए रखती है, मृदा अपरदन को ये कम करती है, स्वच्छ जल प्रदान करती है और जैव विविधता में वृद्धि भी करती है। तो ये आप चार प्रमुख लाभ बता सकते हैं जो पर्यावरण की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। किसानों की दृष्टि से क्या लाभ है, क्योंकि अब इसमें सिंथेटिक इनपुट का उपयोग नहीं किया जाता है, तो ऐसे में लागत को ये कम कर सकती है। इनपुट संबंधी लागत को ये कम करती है। रसायन रहित उपज के कारण ग्राहकों को अधिक आकर्षित करती है। जैसा कि हमने आपको बताया कि स्वस्थ जागरूकता के कारण अब लोगों का ध्यान इस ओर आकर्षित हो रहा है। लगातार जैविक खाद्य पदार्थों की डिमांड बढ़ रही है, तो रसायन रहित उपज के कारण ग्राहकों को ये अधिक आकर्षित करती है। वैसे वैसे स्थिति में किसानों को ये अधिक लाभकारी बना सकती है। एग्रीकल्चर फार्मिंग राइट, किसानों को अधिक आय प्रदान करने का एक ये स्रोत हो सकता है। चरम मौसमी घटनाओं के प्रति ये अत्यधिक सहनशील होती है। तो किसानों के संबंध में ये सारे लाभ हैं। इनपुट लागत में कमी, रसायन रहित उपजों के कारण ग्राहकों को अधिक आकर्षित करती है, चरम मौसमी घटनाओं के प्रति अत्यधिक सहनशील होती है। उपभोक्ताओं के लिए इसके क्या लाभ होंगे, तो जैविक उत्पाद हानिकारक रसायनों और कीटनाशकों से मुक्त होते हैं, इसलिए इसमें स्वास्थ्य का कोई खतरा नहीं होता। यानी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट को खाने से जो है स्वास्थ्य संबंधी कोई खतरा नहीं होगा। ऐसी स्थिति में लोगों को स्वस्थवर्धक उच्च पोषण युक्त वाला भोजन उपलब्ध कराती है, क्योंकि जैविक उत्पादों में विटामिन, खनिज, स्वस्थ फैटी एसिड का उच्च स्तर पाया जाता है। अच्छा, उपभोक्ता के मामले में केवल लोग ही नहीं शामिल हैं, इसमें आप पशुओं को भी शामिल कर लेंगे। तो पशुओं के लिए रसायन मुक्त पोषक चारागाह उपलब्ध कराती हैं ये। तो जैविक कृषि के ये सारे लाभ बता सकते हैं अलग अलग क्षेत्रों में। पर्यावरण की दृष्टि से इसके अलग लाभ हैं, किसानों की दृष्टि से हमने लाभ बता दिए और उपभोक्ता की दृष्टि से इसके क्या लाभ हैं। जैविक कृषि क्षेत्र से संबंधित क्या चुनौतियां आप देखेंगे, चाहे वो बिहार स्पेसिफिक संबंध में हो या फिर आप भारत के संबंध में बताएं, सभी चुनौतियां जो हैं वो समान हैं। तो आर्थिक चुनौती देखेंगे, प्रमाणीकृत प्रक्रिया के संबंध में क्या मुद्दे हैं, तकनीकी चुनौती और नीतिगत बुनियादी ढांचे से संबंधित क्या चुनौतियां हैं। अब इस तरीके से अलग अलग अगर आप सेग्रीगेट करके बताते हैं तो एग्जामिनर ये समझ जाता है कि आपने इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ा है, आपने इस टॉपिक के सभी डायमेंशन को, आपकी बातों में विविधता है, आप
बहुत सारी चीज़ों को जो है यहाँ बता पा रहे हैं। तो पॉइंटर फॉर्मेट में आपको इसी तरीके से सेग्रीगेट करके हर चुनौती को लिखना है। आर्थिक चुनौती क्या है, प्रमाणीकरण प्रक्रिया के संबंध में क्या चुनौती है, तकनीकी चुनौती क्या है और नीतिगत और बुनियादी ढांचे से संबंधित क्या चुनौतियां ऑर्गेनिक फार्मिंग के समक्ष मौजूद हैं। आर्थिक चुनौतियों में सबसे बड़ी चुनौती देखी जाती है कम पैदावार। और श्रीलंका में जो क्राइसिस देखा गया था बेसिकली, वहां पर श्रीलंका की सरकार ने ऑर्गेनिक फार्मिंग को व्यापक स्तर पर श्रीलंका में लागू कर दिया था। ऐसी स्थिति में वहां देखा गया था खाद्यान्न का संकट आ गया था, क्योंकि जैविक खेती में प्रायः शुरुआती दौर में देखेंगे तो फसल की पैदावार कम होती है। पारंपरिक खेती की तुलना में 18% कम पैदावार होती है, जिससे किसानों की आय प्रभावित होती है और एग्रीकल्चर प्रोडक्शन भी यहाँ प्रभावित होता है। ये शुरुआती दौर की बात है, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतता जाता है, कुछ समय बाद फिर खाद्य पदार्थों की उत्पादकता में वृद्धि होने लगती है। लेकिन शुरुआती दौर में चूंकि भारत के किसान अभी भी आप जानते हैं वो गरीबी की स्थिति में है। अगर उनकी पर कैपिटा इनकम देखेंगे वो बहुत कम है, 16 से 17% जीडीपी में योगदान है, लेकिन यहाँ पर कार्यबल देखेंगे तो वो 40% से ज्यादा है। तो ऐसे में ये बड़ी समस्या हो जाती है ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा देने में, क्योंकि शुरुआती दौर में ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की जो पैदावार होती है वो पारंपरिक खेती की तुलना में कम होती है। और कितना कम होती है, तकरीबन 18%, राइट। उच्च इनपुट लागत, रासायनिक विकल्पों की तुलना में जैविक उर्वरक, बीज व अन्य इनपुट काफी महंगे होते हैं। जो वर्मी कंपोस्ट हो गया या जो भी जैविक खाद वगैरह हो गई, ये सब काफी महंगी है रासायनिक उर्वरक कीटनाशकों की तुलना में। तो उच्च इनपुट लागत भी एक चुनौती हो जाती है। बाजार पहुंच संबंधी मुद्दे हैं, जैविक खाद्य उत्पादों की मार्केटिंग और उनके वितरण के लिए बेहतर आपूर्ति श्रृंखला का भारत में या बिहार स्पेशल संबंध में देखेंगे तो बिहार राज्य में इन सब का अभाव है। पारंपरिक खेती की तुलना में जैविक कृषि उत्पाद काफी महंगे होते हैं। आप जानते हैं अगर आप ऑर्गेनिक प्रोडक्ट कोई खरीदते हो तो महंगा होता है। ऐसे में जिस देश में गरीबी बेरोजगारी का उच्च स्तर है, वैसे में ये काफी हतोत्साहित करते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग को, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट अधिक महंगे होने के कारण। क्योंकि गरीब लोग फिर प्रेफर किसको करेंगे, उसी चीज को प्रेफर करते हैं जो थोड़ा सा सस्ता होता है, वहनीय होता है। तो पारंपरिक खेती की तुलना में जैविक कृषि उत्पादों की ऊंची कीमतें भी इसके पीछे एक चुनौती देख सकते हैं। तो आर्थिक चुनौती में कम पैदावार, उच्च इनपुट लागत, बाजार पहुंच संबंधी मुद्दे और पारंपरिक खेती की तुलना में जैविक कृषि उत्पादों का अधिक महंगा होना, ये सब चुनौतियां हैं। प्रमाणीकरण प्रक्रिया से संबंधित मुद्दे देखें तो जैविक उत्पादों को बेचने के लिए एक से अधिक प्रमाणीकरण की आवश्यकता होती है। प्रमाणीकरण संबंधी जटिल एवं महंगी प्रक्रियाएं देखने को मिलती हैं और ये फिर विशेषकर छोटे किसानों को हतोत्साहित करती हैं। और भारत में आप जानते हैं 70 से 80% जो किसान हैं वो सीमांत और छोटे किसान हैं। तो ऐसी स्थिति में प्रमाणीकरण प्रक्रिया से संबंधित जो मुद्दे हैं ये छोटे किसानों को खासकर हतोत्साहित करते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग की ओर वो बढ़ सके, इस ओर वो आ सके। ऐसे में ये समस्या एक बड़ी समस्या बनती हुई दिखाई देती है ऑर्गेनिक फार्मिंग के विकास के संबंध में। जैविक उत्पादों को बेचने के लिए एक से अधिक प्रमाणीकरण की आवश्यकता और प्रमाणीकरण संबंधी जटिल और महंगी प्रक्रियाएं। तकनीकी चुनौती क्या है, अधिकांश किसानों को जैविक खेती की तकनीक के बारे में पर्याप्त जानकारी और प्रशिक्षण नहीं है। आप जानते हैं भारत के किसान अभी भी पारंपरिक तरीके से ही ज्यादातर खेती किसानी करते हैं। ऐसी स्थिति में जैविक खेती के लिए जो नई तकनीकी चाहिए, इनके बारे में जो जानकारी चाहिए, जो प्रशिक्षण चाहिए, उसका अभाव आप भारतीय किसानों में अधिकांशता देखेंगे। कीट व रोग प्रबंधन के संबंध में भी ऑर्गेनिक फार्मिंग के संबंध चुनौती है। सिंथेटिक कीटनाशकों के बिना कीटों और रोगों को नियंत्रित करना चुनौतीपूर्ण हो जाता है और साथ ही खरपतवार नाशकों के बिना खरपतवार को नियंत्रित करना भी चुनौतीपूर्ण दिखाई देता है। नीतिगत बुनियादी ढांचे से संबंधित क्या चुनौतियां हैं, तो अपर्याप्त सरकारी सहायता ऑर्गेनिक फार्मिंग के संबंध में देखेंगे। मानकीकरण का मुद्दा है, विभिन्न क्षेत्रों में जैविक प्रमाणीकरण के मानकों में असंगतता के कारण बाजार तक पहुंच में कठिनाई होती है। क्योंकि जो एग्रीकल्चर है उसमें आप देखेंगे ये राज्य सूची का भी विषय है और इसमें केंद्र सरकार भी अलग अलग नियम बनाती है, अलग अलग विनियम देखे जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो प्रमाणीकरण के संबंध में जो मानक हैं वो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग हैं, इसलिए बाजार तक पहुंचने में जो है कठिनाई उत्पन्न होती है इन प्रमाणीकरण मानकों की असंगतता के कारण। अनुसंधान एवं विकास का भी अभाव देखा जाता है। आप जानते हैं भारत में रिसर्च डेवलपमेंट पर बहुत कम व्यय किया जाता है, एक जीडीपी के 1% से भी कम। ऐसी स्थिति में उपयुक्त जैविक फसल किस्मों, कीट प्रबंधन रणनीतियों के विकास पर यहाँ सीमित शोध देखा जाता है।
कृषिगत बुनियादी अवसंरचना का भी अभाव है। तो ये सारी चुनौतियां हैं, आर्थिक चुनौतियां हैं, प्रमाणीकरण प्रक्रिया से संबंधित चुनौतियां हैं, तकनीकी चुनौतियां हैं, नीतिगत और बुनियादी ढांचे से संबंधित सारी चुनौतियां आप देखेंगे, जिसमें पर्याप्त सरकारी सहायता न होना, मानकीकरण का मुद्दा, रिसर्च डेवलपमेंट का अभाव और बुनियादी अवसंरचना का अभाव है। तकनीकी चुनौतियों में भी कई सारी चुनौतियां हैं, जिसमें कीट और रोग प्रबंधन, खरपतवार का नियंत्रण जैसी चुनौतियां हैं। जैविक खेती तकनीक के बारे में पर्याप्त जानकारी और प्रशिक्षण का अभाव भारतीय किसानों में है। अब हम आगे देखेंगे सरकार ने क्या प्रयास किए हैं, जो चुनौतियां जैविक खेती के समक्ष मौजूद हैं उनको दूर करने के लिए भारत सरकार ने क्या प्रयास किए और बिहार सरकार ने क्या प्रयास किए हैं। भारत सरकार के प्रयासों में परंपरागत कृषि विकास योजना, जो जैविक खेती को बढ़ाने के लिए शुरू किया गया था, राष्ट्रीय जैविक खेती परियोजना, पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए जैविक मूल्य श्रृंखला विकास योजना को शुरू किया गया था, पीएम प्रणाम योजना, धरती माता की उर्वरता की बहाली, जागरूकता सृजन, पोषण एवं सुधार हेतु प्रधानमंत्री कार्यक्रम, जिसे हम पीएम प्रणाम योजना के माध्यम से जानते हैं, इसको शुरू किया गया था। नीम लेपित यूरिया, गोवर्धन योजना, मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन कार्यक्रम, राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम, भारतीय खाद्य मानक सुरक्षा प्राधिकरण का जैविक भारत लोगो। तो ये सारे भारत सरकार के प्रयास हैं। और भी कई सारे प्रयास हैं, हालांकि अगर आप इतना याद कर लेंगे, एक पाई चार्ट के माध्यम से बता देंगे तो एनफ होगा भारत सरकार के प्रयासों में, राइट। बिहार सरकार ने क्या प्रयास किए हैं, तो बिहार सरकार के प्रयासों में सबसे इंपॉर्टेंट है बिहार जैविक कॉरिडोर योजना। इसको हम थोड़ा सा डिटेल में भी देखेंगे, क्या इसकी विशेषताएं हैं। जैविक खेती प्रोत्साहन योजना बिहार सरकार की है। फोर्थ कृषि रोड मैप के माध्यम से भी जैविक खेती को बढ़ावा देने की बात की जा रही है। बिहार स्टेट सीड एंड ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन एजेंसी को सहायक अनुदान दिया जा रहा है बिहार सरकार के द्वारा, और बिहार के कृषि केंद्रों पर किसानों को कौशल प्रशिक्षण का कार्यक्रम चलाया जा रहा है। अब एक एक करके इनको देख लेते हैं। बिहार जैविक कॉरिडोर योजना 2017 में कृषि रोड मैप कार्यक्रम के तहत 2022-23 तक की अवधि के लिए इसे शुरू किया गया था। हालांकि हाल ही में देखेंगे इसकी अवधि को 2025 तक बढ़ा दिया गया है। बिहार जैविक कॉरिडोर योजना की क्या विशेषताएं हैं, तो इस योजना के तहत राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम के मानकों के अनुरूप राज्य के चयनित गंगा किनारे के 13 जिलों में कुल 20,000 एकड़ का जैविक कॉरिडोर बनाया जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट ये लाइन हो जाती है। गंगा के किनारे स्थित 13 जिलों की कुल 20,000 एकड़ का जैविक कॉरिडोर बनाया जाएगा बिहार जैविक कॉरिडोर योजना के तहत। अब ये 13 जिले कौन से हैं, तो पटना, बक्सर, भोजपुर, सारण, वैशाली, समस्तीपुर, खगड़िया, बेगूसराय, लखीसराय, भागलपुर, मुंगेर, कटिहार, नालंदा, ये 13 जिले हैं। अब अपने क्वेश्चन को और अधिक अट्रैक्टिव और इफेक्टिव बनाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, एक मैप बनाएंगे बिहार का, और बिहार का मैप बनाकर आप गंगा नदी बनाएंगे, और गंगा नदी के किनारे ये जो 13 जिले स्थित हैं इसको आप बना देंगे, राइट। तो इतना काम आपको करना है। हमने यहाँ 13 जिलों के नाम बता दिए हैं, कौन कौन से जिले हैं, तो आप इनको अच्छे से याद कर लीजिए। जैविक कॉरिडोर को जल जीवन हरियाली मिशन का महत्वपूर्ण घटक बनाया गया है। इस योजना के तहत अनुदान सब्सिडी के माध्यम से जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए इस योजना में कई सारे प्रावधान किए गए हैं। जैसे इस योजना के तहत जैविक खेती करने वाले किसानों को पहले वर्ष 11,500 रुपए प्रति एकड़ का अनुदान दिया जाएगा, और उसके बाद के वर्षों में 6,500 रुपए एकड़ अनुदान दिए जाएंगे। वर्मी कंपोस्ट के लिए लागत का 50% या अधिकतम 5,000 रुपए प्रति इकाई सब्सिडी दी जाएगी। यानी वर्मी कंपोस्ट के लिए लागत का 50% या अधिकतम जो 5,000 रुपए होगा वो प्रति इकाई सब्सिडी किसानों को दी जाएगी। आइसोलेशन वैन और रेफ्रिजरेटर वैन 75% सब्सिडी पर उपलब्ध कराने का भी प्रावधान किया गया है। जहर मुक्त खाद्यान्न, जहर मुक्त खाद्यान्न का क्या मतलब है, जिस तरीके से अभी खेती की जाती है जिसमें कीटनाशक, रसायन और सिंथेटिक उर्वरकों का उपयोग करके कृषि उत्पादों का उत्पादन किया जाता है, तो उन उत्पादनों की जगह जैविक खाद्यों का उपयोग करें लोग। तो उस संबंध में जागरूकता बढ़ाने के लिए जैविक खाद्य प्रोत्साहन योजना को शुरू करने का भी इसमें प्रावधान किया गया है। तो जहर मुक्त खाद्यान्न उत्पादन के लिए जैविक खाद्य प्रोत्साहन योजना शुरू किए जाने का इसमें प्रावधान किया गया है। तो ये कुछ विशेषताएं हैं बिहार जैविक कॉरिडोर योजना के अंतर्गत। आप देख सकते हैं 2022-23 तक की अवधि के लिए इसे 2017 में कृषि रोड मैप कार्यक्रम के तहत शुरू किया गया था। इसकी अवधि को 2025 तक हाल ही में बढ़ा दिया गया है। गंगा के किनारे 13 जिलों में कुल 20,000 एकड़ का जैविक कॉरिडोर इसके माध्यम से बनाया जाएगा।
अनुदान में देख लीजिए तो इस योजना के माध्यम से किसान को पहले वर्ष 11,500 रुपए प्रति एकड़ का अनुदान और बाद के वर्षों में 6,500 रुपए एकड़ का अनुदान दिया जाएगा। राइट, तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है। जैविक खेती प्रोत्साहन योजना है, राज्य सरकार द्वारा जैविक खेती करने वाले किसानों के लिए 2.5 एकड़ तक की भूमि में जैविक खेती जो किसान करेंगे उनको 6,500 रुपए की सहायता दी जाएगी। चौथा कृषि रोड मैप कार्यक्रम जो 2023 से 28 की अवधि तक के लिए शुरू किया गया है, इसमें फसल विविधीकरण, पर्यावरण अनुकूल खेती, जैविक खेती, बेहतर कृषि विपणन सुविधाएं आदि पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित करके कृषि विकास में आने वाली बाधाओं को खत्म करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। तो कृषि रोड मैप जो चौथा है उसमें भी जैविक खेती को बढ़ावा देने की बात की गई है। बिहार स्टेट सीड एंड ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन एजेंसी को सहायक अनुदान दिया जाएगा ताकि जैविक खेती से जुड़ी जो प्रमाणीकरण की समस्या है उसको दूर किया जा सके। बिहार के कृषि केंद्रों पर किसानों को कौशल प्रशिक्षण का कार्यक्रम चलाया जाएगा ताकि किसानों को पर्यावरणीय अनुकूल खेती करने के संबंध में प्रशिक्षित किया जा सके। उनके तकनीकियों का किस तरीके से इस्तेमाल करना है वो सारा प्रशिक्षण उनको दिया जा सके। अब आगे की राह क्या होनी चाहिए, क्योंकि ये सारे प्रयास करने के बावजूद भी अभी भी जैविक खेती के संबंध में भारत में चुनौतियां समस्याएं हैं। तो अब इनको दूर करने के लिए क्या प्रयास किए जाने की और आवश्यकता है, तो वे फॉरवर्ड के संबंध में उन सुझावों को देख लेते हैं। जैविक उत्पादों की मूल्य श्रृंखला और प्रमाणन व्यवस्था को मजबूत करना चाहिए। इसके लिए जैविक प्रमाणन से जुड़ा हुआ जो तीसरा पक्ष है उसकी संख्या को बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि जैविक प्रमाणन देने के संबंध में तृतीय पक्ष की अपर्याप्त संख्या देखी जाती है। तो प्रमाणन व्यवस्था को मजबूत करना चाहिए। जैविक कृषि को अन्य संधारणीय कृषि विधियों के साथ पूरक के रूप में प्रयोग करना चाहिए। उपभोक्ता जागरूकता बढ़ाना चाहिए। इसके लिए इंडिया ऑर्गेनिक ब्रांड को बढ़ावा देना होगा और हम इंडिया ऑर्गेनिक ब्रांड को बढ़ावा देने के लिए जो प्रभावशाली व्यक्ति और खेल हस्तियां हैं उनका लाभ उठा सकते हैं, यानी इनके माध्यम से हम मार्केटिंग कर सकते हैं। जैविक किसानों को उपज हानि से बचाने के लिए जोखिम न्यूनीकरण रणनीतियों और बीमा योजनाओं का विस्तार करना चाहिए। उच्च उपज, कीट प्रतिरोधी, जलवायु प्रतिरोधी जैविक फसल किस्मों को विकसित करने के लिए भारत सरकार को अनुसंधान और विकास में निवेश करने की जरूरत है, उसको बढ़ाने की आवश्यकता है और इसमें हम निजीकरण की भागीदारी को भी बढ़ावा देने पर जोर देना चाहिए, उसको भी प्रोत्साहित करना चाहिए ताकि जो वित्त की समस्या है उससे निपटा जा सके और ऑर्गेनिक फार्मिंग में नवाचार को बढ़ावा मिल सके। अब हम लास्ट में इस पूरे टॉपिक का निष्कर्ष देख लेते हैं। कुल मिलाकर असंवहनीय कृषि पद्धतियां, भूमि, जल जो प्राकृतिक कृषि घटक हैं, पर्यावरण के लिए ये सब हानिकारक साबित हुए हैं। जैविक खेती की ओर रुख करने से न केवल संधारणीय कृषि उत्पादन प्राप्त करने में मदद मिलेगी बल्कि किसानों की आय इससे बढ़ेगी और उत्पादन में भी वृद्धि होगी। साथ ही लोगों के लिए स्वस्थवर्धक भोजन की उपलब्धता भी सुनिश्चित हो सकेगी। वस्तुतः जैविक खेती पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। सिक्किम ऐसा राज्य है जिसने इसे जल्दी से पहचान लिया और 100% जैविक राज्य बन गया। अब अन्य राज्यों को भी इसके लिए काम करना चाहिए, इस ओर आगे बढ़ना चाहिए। तो एक सकारात्मक भविष्य लक्ष्य निष्कर्ष हम लोग हमेशा लिखते हैं। इस तरह हमने इस पूरे टॉपिक के सभी डायमेंशन को कवर कर दिया है। अब प्रश्न आपसे किसी भी तरीके का पूछे, अब आप उसे आसानी से शानदार तरीके से लिख पाएंगे। बिहार पीसीएस मेंस एग्जाम में पीवाईक्यू देखेंगे तो ऑर्गेनिक फार्मिंग से क्वेश्चन पूछा गया है। अब आप लोग उस क्वेश्चन को लिखिएगा।